हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे एको यानी कि प्रतिध्वनि के बारे में। और लास्ट की क्लास में हम लोगों ने प्रतिध्वनि के बारे में क्या कर लिया था, ये डिस्कस कर लिया था कि उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, प्रतिध्वनि क्या होगी और उसकी क्या शर्तें होगी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिकॉल करा देता हूँ, रिमेम्बर करा देता हूँ। ध्यान रखिएगा, प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है। एको का मतलब होता है हमारा साउंड कहीं टकरा कर वापस आए और हमें एज इट इज वो साउंड सुनाई दे। या हम किसी पहाड़ी के चोटी पे खड़े होके जोर से चिल्लाएं और वो आवाज हमें वापस सुनाई देती है। या हम किसी कमरे के अंदर बोलते हैं तो वही आवाज हमें दोबारा सुनाई देती है। तो ये जो आवाज, जो हमारी साउंड है, जो हमारी ध्वनि है, इसका वापस टकरा के आ जाना, जो हमें ये दोबारा सुनाई दी जा रही है, इसी को हम प्रतिध्वनि कहते हैं, यानी कि एको कहते हैं। तो एको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एको के लिए हमने देखा था कि एक सोर्स होगा और एक होगा ऑब्स्टेकल, यानी कि कोई भी ऑब्स्टेकल, सोर्स और ऑब्स्टेकल। अब नाउ इस सोर्स से कोई वॉइस जाएगी, कोई ध्वनि जाएगी, इस ऑब्स्टेकल में टकराएगी और यहां से वापस आ जाएगी। जब गई तो कितना दूरी गई, डी दूरी, और जब वापस आई तो कितना दूरी आई, डी दूरी वापस आई। तो हमने देखा था यहाँ पर कि चाल बराबर, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये हम बचपन से जानते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर अगर हम दूरियां देखें तो दूरी है 2d, तो डिस्टेंस की जगह कितना आ जाएगा 2d। मान लिया मैंने जो साउंड की स्पीड है वो है v, यानी कि ध्वनि की चाल जो है v है, और कितने समय पे वो पहुंच रही है, t समय पर पहुंच रही है। तो चाल बराबर आ जाएगा दूरी, अब दूरी आएगा 2d, क्योंकि एक बार गई एक बार वापस आई, तो 2d अपॉन में आ जाएगा टाइम। और अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम बाय 2। ये हमारे पास बन जाता है दूरी का सूत्र। ना हमने यहाँ पर क्या देखना है? हमने यहाँ पर देखना है कि क्या है एको की शर्त। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर एको चाहिए यानी कि प्रतिध्वनि चाहिए, तो बोलने में और सुनने में, यानी कि जब मैंने कहा और जब मेरी ध्वनि यानी कि मेरी वो आवाज टकराकर मुझ पर वापस आई, उसके बीच मिनिमम टाइम होना चाहिए 0.1 सेकेंड, यानी कि 0.1 सेकेंड का एटलीस्ट इतना समय तो होना ही चाहिए, कम से कम इतना टाइम तो होना ही चाहिए। इससे ज्यादा समय हो बिल्कुल चलेगा, इससे कम समय हो तो उसको एको नहीं कहेंगे। यानी कि 0.1 सेकेंड से ज्यादा समय चलेगा, 0.1 सेकेंड चलेगा, लेकिन 0.1 सेकेंड से कम समय नहीं होना चाहिए बोलने पर और ध्वनि के वापस आने पर। ठीक है, स्पीड में साउंड की मान लेता हूं 344 मीटर पर सेकेंड, 22 डिग्री सेल्सियस पे हम ले रहे हैं। ठीक है, कि 22 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग हैं, और हमने जब ध्वनि बोली या हमने जो भी चीज कही, तो वो ध्वनि गई और वहां से टकरा कर जब वापस आई है, तो भाई वो कितनी चाल से गई है, वो ध्वनि कितनी स्पीड से गई है। तो 22 डिग्री सेल्सियस पे ये गई है 344 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 344 मीटर पर सेकेंड। नाउ हमें निकालना है डिस्टेंस। किस चीज का डिस्टेंस है सर? ये कि जहां से साउंड आया और जहां पर ऑब्स्टेकल है उसके बीच तक की दूरी, उसके बीच तक का डिस्टेंस है डी। तो हमें निकालना है फॉर्मूला 2d बराबर स्पीड इंटू टाइम। हमने अभी ये फॉर्मूला देखा भी है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम बाय 2 आ जाएगा। दूरी बराबर चाल गुणा समय बटा 2 बन जाएगा। नाउ करना कुछ नहीं है, यहाँ पर हमें वैल्यूज को पुट कर देना है। तो देखो, स्पीड चाल कितनी है 344, समय कितना है 0.1, और टाइम है 2। पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा, ये बन जाएगा 344 बटा 20। 344 बटा 20 कैंसिल कर लेते हैं, 2 10, यहाँ पे आएगा 172, और आप इसको देखेंगे तो 17.2 मीटर हमारा बन जाएगा। यानी कि न्यूनतम कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए स्रोत से और ऑब्स्टेकल के बीच, यानी कि जहां से मैंने ध्वनि उत्पन्न की और जहां से टकरा कर वापस आई, 17.2 मीटर। तो हम यहाँ पर नोट डाल लेते हैं और कंडीशंस लिख लेते हैं एको की। ये आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम में जाएं या आपके स्कूल के एग्जाम की बात हो तो वहां पर पूछ लिया जाता है। ठीक है, कंडीशंस ऑफ
एन एको। प्रतिध्वनि की शर्त क्या होती है? प्रतिध्वनि की शर्त यानी कि क्या कंडीशंस हैं जिनमें हम एक साउंड को सुनने के बाद ये कहेंगे कि यस दिस इज एन एको, ये एक प्रतिध्वनि है। हम कैसे कहेंगे? तो यहां पर आपको ध्यान से बात समझनी है। पहली चीज, द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड। एको क्या है? एक रिफ्लेक्शन है, प्रतिध्वनि एक परावर्तन है। शुड बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड, इतना समय होना चाहिए। यानी कि वास्तविक ध्वनि, वास्तविक वह ध्वनि जो मैंने कही, और परावर्तित ध्वनि, परावर्तित कौन सी ध्वनि? जो टकरा कर वापिस आई, जो हमने सुनी। इनके बीच का समय कम से कम 0.1 सेकेंड हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान। दूसरी शर्त क्या थी इस पे? तो दूसरी शर्त हमने ये देखी है, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड सरफेस, यानी कि जहां से टकरा कर ध्वनि वापस आई। अब ये रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या हो सकता है? ये रिफ्लेक्टेड सरफेस कुछ भी हो सकता है। दैट इज माउंटेन, कोई पहाड़ हो सकता है, कोई क्लिफ हो सकती है, कोई चोटी हो सकती है ना, कोई वॉल हो सकती है, एक्सेट्रा। शुड बी एट लीस्ट 17 मीटर। तो क्या कह रहे हैं? ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम, यानी कि कम से कम 17 मीटर की दूरी हो। अगर 17 मीटर की दूरी है तो उस ध्वनि को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड साउंड कहेंगे, उससे हम परावर्तित या एको बोलते हैं। तो ये दो कंडीशंस आपको याद रखनी है, एंड दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ एको। इसे भूलिएगा मत, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट से सब नोट करेंगे हम, फिर हम बात करेंगे इस पे एक न्यूमेरिकल की। डिस्टेंस है, हाँ, ये इसको डी कर लेना, डिस्टेंस है ये डी। तो यहाँ पे टाइम बराबर 0.1 सेकेंड है, वी बराबर 344 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस हमें दे रखा है, इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। क्यों दे रखा है? ये हमें पता होता है, ये दूरी हमने देख ली, टाइम हमें पता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर दूरी निकाल ली कि मिनिमम कितनी दूरी होनी चाहिए। मैंने जो चीज बोली है, मैंने ध्वनि उत्पन्न की है, और जो सामने ऑब्स्टिकल है वहां से टकरा कर ध्वनि वापस आई है, उसके बीच की।
तो ये हमारी कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट शर्तें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। कंडीशन ऑफ एन एको, प्रतिध्वनि की शर्त क्या होती है? तो पहली शर्त तो यही है, जो टाइम इंटरवल होता है बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड शुड बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड, यानी कि वास्तविक ध्वनि जो मैंने कही है, जो मैंने बोला है, उस ध्वनि से जब वो टकराकर वापस आएगी, तो मैंने बोला और जो टकराकर वापस आई, इन दोनों के बीच बस कितना गैप होना चाहिए समय का, यानी कि टाइम का कितना गैप होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का। तो वास्तविक ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का जो समय है वो कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। अगर इतना सेकेंड यहाँ पर गैप आएगा तो हम उसको एको कहेंगे। पहली शर्त तो ये है, ठीक है। चलिए, दूसरी शर्त हमारे पास क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड, एंड द कर लेना, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड सरफेस शुड बी एट लीस्ट 17 मीटर। अब रिफ्लेक्टेड सरफेस में क्या हो सकता है, परावर्तित सतह में क्या क्या आ सकता है, ध्यान से समझिएगा। तो परावर्तित सतह का मतलब हो गया हमारे पास, तो परावर्तित सतह हमारे पास कोई पर्वत, पहाड़ी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर्वत हो सकता है, पर्वत, कोई चोटी हो सकती है, कोई पहाड़ की चोटी, ठीक है। पहाड़ आप समझ सकते हो, पहाड़ी, ठीक है। या आप दीवार समझ सकते हो, कोई दीवार आपके पास हो, सामने हो, बस वो आपसे कितनी दूर होनी चाहिए, 17 मीटर दूर होनी चाहिए। इतने दूर अगर आपसे वो सोर्स है तो आपकी एको बनेगी। अच्छा, इससे ज्यादा हो सकती है, 18, 19, 20, 25, 100, कितना भी हो, लेकिन इससे कम अगर हो गई 16, 15, 14, तो आपकी साउंड टकरा कर तो आएगी और उसको आप एको नहीं कहोगे। देखो, शर्त यही है कि 17 मीटर होनी ही होनी चाहिए। चलिए, तो यही चीज हमने यहाँ पर भी देखी थी कि हमारे आवाज हमारे ब्रेन तक, मतलब हमारे दिमाग तक पहुंचने में लगभग इसको 0.1 सेकेंड लगना चाहिए। और डिस्टेंस जो होता है एको का, टाइम इंटरवल के बीच, जो ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड वन के बीच कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। यानी कि जो मैंने कहा, वास्तविक ध्वनि और जो परावर्तित ध्वनि है जो टकरा कर आई, उसके बीच का टाइम इंटरवल होना चाहिए 0.1 सेकेंड, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने आपको पूरी करके दिखाई थी। तो इससे हमारा आंसर यहाँ पर 17.2 मीटर भी आ गया था। तो इतनी दूरी होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस है। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, मिनिमम इतना हो सकता है, ठीक है। ना, एक चीज आप और सुनोगे जिसको हम कहते हैं रिवर्बरेशन, यानी कि अनुरण। अब ये क्या होता है? अब साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल विल परसिस्ट बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल अंटिल इट्स रिड्यूस्ड टू द वैल्यू वेयर इज नो लॉन्गर ऑडिबल। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, किसी ऑडिटोरियम में बैठे होंगे या कभी किसी छोटे से हॉल के अंदर बैठे होंगे या कभी कहीं घूमने गए होंगे, लाइक आप ताजमहल कभी गए हो या फिर कहीं भी, फॉर एन एग्जांपल किसी भी एक कमरे के अंदर की मैं बात करूं, जहां पे दूरी 17 मीटर ना हो, छोटी हो, बोला आपने, वो भी टकरा कर आई आवाज, पर वहां से बहुत सारे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आपको आएंगे। आप बोलोगे तो बार बार वो साउंड हर जगह से आपको टकरा के मिलता रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया, यही है कि द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। बार बार आना, देखो एको का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला और ध्वनि आ गई, पर दूरी के जो हमने कंडीशंस पढ़ी है, शर्त पढ़ी है, वो मैंडेटरी है, उतनी होनी चाहिए। पर अगर 17 मीटर दूरी ना हो सर, ना इधर की दीवार 17 है, ना उधर की, ना आगे की, ना पीछे की, और मैंने कहा और ध्वनि का वापस रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि परावर्तन हो रहा है, तो मैं बार बार रिपीटेडली एक ही ध्वनि सुनता जा रहा हूं, क्या ये एको है? तो इसको एको नहीं कहते, इसको हम कहते हैं रिवर्बरेशन। इसको क्या कहेंगे हम? रिवर्बरेशन, ठीक है। तो इन एन ऑडिटोरियम और बिग हॉल, यानी कि जब आप किसी ऑडिटोरियम में होंगे या किसी बड़े हॉल में होंगे, तो वहां पर क्या होता है, एक्सेसिव रिवर्बरेशन आपको सुनने को मिलता है, यानी कि बहुत ज्यादा अनुरण आपको सुनने को मिलता है, ठीक है। अब इस रिवर्बरेशन को हटाने के लिए, यानी कि कम करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि टू रिड्यूस रिवर्बरेशन और द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को आपको अगर रोकना है, तो आपने देखा होगा हम लगाएंगे साउंड एब्जॉर्ब या साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम पिक्चर हॉल में जाते हैं या ऑडिटोरियम में जाते हैं या किसी भी हॉल में जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां की जो सीट होती हैं, जो गद्दियां होती हैं, वो रूफ उसकी बनती है, कपड़े की बनती है।
कपड़े की क्यों बनेंगी? कपड़ा क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। आप लोगों ने देखा होगा जब आप अपने घर की सफाई करते होंगे तो आप पर्दे हटाते हो, जैसे पर्दे धोने के लिए हटाओगे तो आपकी साउंड ना गूंजने लगेगी, ध्वनि गूंजने लगेगी। लेकिन जैसे ही वापस आप उन कपड़ों को या उन पर्दों को धो के आप अपने घर पे वापस लगा लेंगे, तो जैसे ही आप उन पर्दों को सेटअप कर लेंगे, कर्टेन्स को सेटअप कर लेंगे, तो बेसिकली होगा क्या, जैसे ही आप बोलेंगे वो ध्वनि वहां से रिवर्बरेशन नहीं करेगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस नहीं करेगी। यानी कि जो पर्दा होता है, कर्टेन्स होते हैं, दैट आर आल्सो द एब्जॉर्बेंट मटेरियल, साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल। यानी कि जो हमारे घरों में लगते हैं पर्दे, वो भी क्या होते हैं, ध्वनि को अवशोषित करने वाले ऐसे चीजें होती हैं। तो बेसिकली क्या होगा, कपड़ा होगा। जैसे हम लोग पूरा ही घर की सफाई करते हो तो सामान हटा दोगे तो वो क्या करेगा, हर एक चीज साउंड को एब्जॉर्ब कर रही है ना। सॉलिड के अंदर भी साउंड ट्रैवल कर रहा है, कर तो रहा ही है। हमारे ये जो कपड़े हैं ये भी ध्वनि को कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से जब हमारे घर भरा हुआ होता है, कमरा भरा हुआ होता है, तो वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है ध्वनि को, जिससे कि हमारा रिफ्लेक्शन नहीं होता, हमारा बार बार परावर्तन नहीं होता ध्वनि का। लेकिन जैसे ही हम उस कमरे को खाली कर देंगे सफाई के पर्पज से, या आप कई बार व्हाइट वॉशिंग करते होंगे, पुताई करते होंगे, तो उस दौरान आप अपने कमरे को खाली करेंगे, यानी कि सामान को हटाएंगे, तो फिर क्या होगा, आपको रिवर्बरेशन सुनने को मिलता है, यानी कि अनुरण सुनने को मिलता है। तो बेसिक रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि कोई साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल तो है नहीं, तो अब टकराकर साउंड रिफ्लेक्ट ही तो करेगा। यानी कि कोई ऐसा ध्वनि को अवशोषित करने वाली पदार्थ तो आपने अपने घर पर रखा नहीं है, एक बक्सा है, बेड है, कुछ भी है, सब तो बाहर कर लिया, पर्दे वर्दे जो भी है। तो होगा क्या, उसके बाद आपके पास कोई साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल नहीं रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन करेगा और मल्टीपल साउंड आपको सुनने को मिलेगा। ये मल्टीपल साउंड एको नहीं होता, इस मल्टीपल साउंड को हम रिवर्बरेशन बोलते हैं। नाउ सवाल यह है कि सर मैं मल्टीपल साउंड को एको कब पहचानूंगा और कब रिवर्बरेशन पहचानूंगा? तो मैंने आपको बताया सोर्स 17 मीटर की दूरी पे होना चाहिए, 0.1 सेकंड के बाद आवाज आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोला और वो आवाज मेरे साथ आती रही कंटिन्यू। मैं बोलना बंद हूं, उसके बाद 0.1, यानी कि एको आपको क्लियर सुनाई देगी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं किसी पहाड़ी पे खड़ा हूँ और मैंने कुछ बोला, फॉर एन एग्जाम्पल मैं किसी का नाम चिल्ला लेता हूँ, लेट अस कंसिडर मैं राम चिल्लाता हूँ, राम, तो वो राम साउंड जो है, राम, इस साउंड में आना चाहिए। नॉट लाइक दिस राम, मैंने राम बोला और उसी के बीच में राम आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब है कि एक प्रॉपर टाइम लिमिट है, 0.1 सेकंड, उसके बाद ही वो ध्वनि हमें सुनाई देनी चाहिए। तो दो तो इको है, वो एको हो गया। रिवर्बरेशन में क्या होगा, राम 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 राम, हर जगह से राम राम राम, यानी कि वो साउंड थोड़ा सा ना क्लियर नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा अजीब सा साउंड होगा, नॉट सो क्लियर, वो हम सुन नहीं पाएंगे, मतलब सुनेंगे तो, बट हम उसको कंसीडर एज अ क्लियर साउंड नहीं कर पाएंगे। दैट इज रिवर्बरेशन। बिकॉज हो क्या रहा है ना, बहुत ज्यादा मल्टीपल साउंड आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मल्टीपल, यानी कि बहु परावर्तन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रोकने के लिए रफ प्लास्टर या ड्रेपरीज लगा लेंगे। ठीक है ना, मतलब हम क्या कर देंगे, बहुत ज्यादा रफ प्लास्टर कर देंगे, या फिर हम छोटी छोटी जैसे पर्दे लगा दिए, या फिर हमने क्या लगा दिया, कपड़े के टुकड़े यहाँ पर लगा दिए। जो सीट होंगी वो भी किसकी बनी होंगी, साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी की बनी होंगी, इस तरीके से बनी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एको अलग चीज होती है और रिवर्बरेशन अलग। चलिए फटाफट से इसको भी हम नोट कर लें, फिर हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल। चलिए, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हर्ड एन एको आफ्टर 2 सेकंड। एक आदमी ने या एक मनुष्य ने ताली बजाई, और ताली बजाने के बाद उसने वो एको सुनी 2 सेकंड के बाद। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 346 मीटर पर सेकंड। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मनुष्य ने ताली बजाई, ठीक है, ताली बजाई, ठीक है, क्लैपिंग की, ताली बजाई, और ताली बजाने के बाद उसने एको जो है, यानी कि जो प्रतिध्वनि है, वो कितने समय पे सुनी, 2 सेकंड के बाद। यानी कि मान लो यहाँ पर एक क्लिफ पे वो मनुष्य था और उसने जब ताली बजाई, तो यहाँ से जो ये क्लिफ है, कोई पहाड़ की चोटी है, कुछ भी है, ये डी दूरी दूर है, और इसने ये 2 सेकंड के बाद आवाज सुनी। ठीक है, 2 सेकंड के बाद ये आवाज सुनी। यहाँ पर हमें ध्वनि की चाल दे रखी है 346 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा है दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितना। तो देखें, d बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा था v इंटू टी बाई 2, सिंपल सा फॉर्मूला था। तो d ऐसे ही रहेगा, v की जगह कितना रखना पड़ेगा, 346 इंटू टी की जगह हम रखेंगे 2 सेकंड, और यहाँ पर आ जाएगा 2, है ना। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, आपने स्पीड की जगह स्पीड रखा, टाइम की जगह टाइम रखा,
डिस्टेंस की जगह डी रखा और जो ये 2 फॉर्मूले का था ये 2 की जगह 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये डिस्टेंस है 346 मीटर, यानी कि 346 मीटर दूर है ये क्लिफ, ये पहाड़ की चोटी इस पर्सन से, तब जाके ये 2 सेकंड में इसकी प्रतिध्वनि यानी कि इसकी एको सुन पा रहा है। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए फटाफट इसे भी निपटा लें। तो हमारा आंसर आ जाएगा 346 मीटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है एन एको इज हर्ड इन 3 सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर। एक एको यानी कि एक प्रतिध्वनि हमें सुनाई दी, कितने सेकंड के बाद सुनाई देती है? तो एक प्रतिध्वनि जो हमें सुनाई देती है वो सुनाई देती है 3 सेकंड के बाद, यानी कि एको सुनने का समय है 3 सेकंड। जो चाल है यानी कि v मतलब स्पीड मान लो, जो चाल है ध्वनि की, जो ध्वनि की चाल है वो है 342 मीटर पर सेकंड दी हुई। हमसे पूछा है उस सोर्स यानी कि उस स्रोत से उस सतह यानी कि उस परावर्तित सतह के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कि डिस्टेंस हमसे पूछा है, डिस्टेंस यानी कि दूरी हमसे पूछी। तो हमें पता है वी नो दैट, हम जानते हैं v या d बराबर, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम बाय, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय बटा 2। तो चाल कितनी है 342, समय कितना है 3 और 2 की जगह यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2 से कटेगा 2 एकम 3, 2 एकम 2 बचा 1, 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 एकम 2, ठीक है कुछ नहीं बचा यहाँ पे 171 हो जाएगा। फिर से काट लेते हैं, 2 1 2 बचा 1, 2 7 से 14, कुछ नहीं बचेगा 2 1 2, यहाँ पे आएगा 171 171 इंटू 3, मल्टीप्लाई करने से 171 इंटू 3 को, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 2 3 एकम 3 और 2 5, तो 513, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 513 मीटर। चेक कर लेते एक बार और, हमने सही मल्टीप्लाई किया है, 3 1 से 3, 3 7 से 21 का 2 कैरी 1, ठीक है कैरी 2 1 आ जाएगा, 3 1 से 3 प्लस 2 5, 513 मीटर। ये हमारी क्या जाएगी उस स्रोत से उस सरफेस यानी कि उस सतह तक की दूरी है। चलिए इसे भी नोट कर लें फटाफट से। तो 513 हमारा आंसर आ जाए। तो यहाँ पे हुआ हमारा ये वाला न्यूमेरिकल भी खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि इतने जब रिफ्लेक्शन हो ही रहा है, इतनी परावर्तन हो रहा है ध्वनि का, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा। अब कहीं तो हम इसका रिफ्लेक्शन का उपयोग भी करेंगे, कहीं तो इसका फायदा भी लेंगे। तो नेक्स्ट की क्लास में यानी कि कल हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि जब बहु परावर्तन होगा ध्वनि का तो उसके उपयोग क्या होंगे, उसको कहाँ हम अपने लाभदायक तरीके से यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप ये न्यूमेरिकल्स करना आपको समझ में आ गया, इको और रिवर्बरेशन के बारे में आपको पता लगा, प्रतिध्वनि अनुरण के बारे में आपने जाना, वो आपको शायद क्लियर हो गया। कोई डाउट होता तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।